नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? आज हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे, वो भी एकदम आसान और सीधी-सादी भाषा में। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो केंद्र है वो यही सवाल है। देखिए, हम अक्सर अपने अधिकारों यानी राइट्स की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के लिए ना अपने कर्तव्यों यानी ड्यूटीज को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि हमारा संविधान हम सबसे क्या उम्मीद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मौलिक कर्तव्य, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हैं क्या चीज़? एक मज़ेदार बात यह है कि ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था और इसके लिए एक बिल्कुल नया भाग बनाया गया, पार्ट 4A, और एक नया अनुच्छेद, आर्टिकल 51A। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद ये महसूस किया गया कि नागरिकों की जिम्मेदारियों को भी साफ-साफ लिखने की ज़रूरत है। चलिए अब जरा एक एक करके इन कर्तव्यों पर नजर डालते हैं। जो पहले 5 कर्तव्य हैं ना, वो हमारी नागरिक जिम्मेदारियों की एक तरह से नींव हैं। ये हमें संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना सिखाते हैं, हमें आज़ादी की लड़ाई के महान आदर्शों को याद रखने के लिए कहते हैं, और सबसे बढ़कर देश की संप्रभुता, एकता और भाईचारे की रक्षा करने की जिम्मेदारी देते हैं। असल में ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारी पहली वफादारी देश और उसके मूल्यों के प्रति है। अब जो कर्तव्यों का अगला सेट है, वो हमारे दायरे को सिर्फ देशभक्ति से आगे बढ़ाकर सामाजिक जिम्मेदारी तक ले जाता है। ये हमें अपनी शानदार संस्कृति को बचाने के लिए कहते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कहते हैं, जो आज के समय में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक साइंटिफिक सोच अपनाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाने की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर और तरक्की पसंद समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी सिद्धांत है। और आखिर में ये कर्तव्य हमारे खुद के विकास को देश की तरक्की से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट दें ताकि देश भी आगे बढ़े। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी कर्तव्य जिसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो ये है कि हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि शिक्षा को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों ही तरह की तरक्की का आधार माना गया है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, भाई अगर हमारे मूल संविधान में ये कर्तव्य नहीं थे, तो फिर इतने सालों बाद इन्हें जोड़ने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? ऐसा क्या बदल गया था? देखिए, इन्हें शामिल करने के पीछे का जो आइडिया था वो बहुत सिंपल लेकिन गहरा था। अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार तो दिए, लेकिन एक कमी महसूस की गई, कर्तव्यों की कोई लिस्ट नहीं थी। ऐसा महसूस किया गया कि अगर हम बोलने की आज़ादी जैसे अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें भाईचारे को बढ़ावा देने जैसे अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये जो विचार है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आया है। ये हमारी भारतीय सोच का एक बहुत पुराना हिस्सा है। जैसा कि ये कोड बताता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे गीता और रामायण हमेशा धर्म यानी कर्तव्य पालन पर बहुत जोर देते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना एक तरह से इसी सांस्कृतिक सोच को हमारे संविधान में एक औपचारिक जगह देने जैसा था। तो फिर इन कर्तव्यों की लिस्ट बनाने की प्रेरणा आई कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से एक भारतीय विचार था, या फिर हमने दूसरे देशों के संविधानों से भी कुछ सीखा? ये स्लाइड दुनिया भर के अलग अलग नजरियों को बहुत अच्छे से दिखाती है। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई साफ लिस्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुराने सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों के संविधान में कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। भारत ने हमेशा की तरह एक बीच का रास्ता चुना, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी बहस में एक बहुत ही जरूरी सवाल भी उठाया गया, वो ये कि जिन कई देशों में कर्तव्यों पर जोर था, वहां नागरिकों को काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी भी दी गई थी, जो भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है। और ये एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करता है। क्या एक भूखे और बेरोजगार इंसान से ये उम्मीद करना सही है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी ना होने पर भी अपने सारे नागरिक कर्तव्यों को पहले रखे? तो ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर ले आता है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं मानता है तो क्या होता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी सजा है? क्या उन्हें सजा दी जा सकती है? यहाँ जो मुख्य शब्द समझने वाला है वो है प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल।
मौलिक अधिकारों के उलट आप किसी को सिर्फ इसलिए अदालत में नहीं ले जा सकते कि उसने किसी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। मतलब अगर किसी के समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं करता तो इसके लिए कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन कर्तव्यों का कोई वजन नहीं है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो इन कर्तव्यों की भावना को लागू करने के लिए एक खास कानून बना सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा देने के लिए कानून है, जो सीधे सीधे मौलिक कर्तव्यों से ही तो जुड़े हैं। वैसे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो अगर ये सीधे तौर पर लागू नहीं किए जा सकते तो फिर इनका असली मकसद क्या है? यहीं पर न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों की भूमिका सामने आती है और यहीं हम इन कर्तव्यों का असली असर देखते हैं। चलिए पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत मशहूर मामला देखते हैं, 1988 का MC मेहता बनाम भारत संघ केस। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्य एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव की नींव बन सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा करने वाले कर्तव्य का हवाला दिया और सरकार को आदेश दिया कि स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य की जाए। अब ये एक शानदार उदाहरण है। अदालत किसी को सजा नहीं दे रही, बल्कि वो कर्तव्य को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके सरकार को सही दिशा में कदम उठाने के लिए कह रही है। अगला केस थोड़ा और पेचीदा है। ये शिक्षा में आरक्षण नीति और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले कर्तव्य से जुड़ा है। ये 2001 का एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले कर्तव्य का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा फैसला देने के लिए किया। अदालत ने पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर बहुत ज्यादा आरक्षण को ये कहकर रद्द कर दिया कि इससे क्वालिटी से समझौता होता है और देश को नुकसान पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि अदालत ने मौलिक कर्तव्यों को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि क्या सरकार की नीतियां संविधान के बड़े लक्ष्यों के हिसाब से सही है या नहीं। ये आखिरी मामला 2007 का भारत सरकार बनाम जॉर्ज फिलिप्स, मौलिक कर्तव्यों को बड़ी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों के दायरे से निकालकर एक इंसान के प्रोफेशनल व्यवहार के क्षेत्र में ले आता है। ये काम पर अनुशासन और लगन के बारे में है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना, जैसे कि किसी कर्मचारी को नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा समय दे देना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले मौलिक कर्तव्य की भावना के खिलाफ है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये कर्तव्य सिर्फ बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे काम पर भी लागू होते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? यही कि मौलिक कर्तव्य भले ही सीधे तौर पर अदालत में लागू ना हो, पर वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज से कहीं ज्यादा हैं। वे हम नागरिकों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि नागरिकता जिम्मेदारियों के साथ आती है। और सबसे अहम बात, ये हमारी अदालतों के लिए कानूनों की व्याख्या करने और सरकार को रास्ता दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और इसी के साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि इसने भारतीय नागरिकता के जरूरी पहलू को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान बनाने वाले विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।